Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding this yesterday's topics, you can ask me. No, ma'am. Samiksha, yes. Ma'am, on page number 64. Page number 64. Let me open it. Yes. मैम इसमें जेंडर लिटरेसी कल्चर के अंदर 12th लाइन 12th line. In other words, यस मैम okay. In other words, in law, the married couple was not one financial entity, but two, and the wife enjoyed complete legal independence. यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरे शब्दों में कि विमेन जो है उनको लीगल राइट्स अच्छे मिले हुए थे, वो अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती थी और उनको प्रॉपर्टी मिलती भी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है यहाँ पर, जो बेसिकली नॉर्मली देखा जाता है इंडिया के अंदर जैसे देखा जाता है, वो सिंपली क्या माना जाता है कि जो मेल होगा वो ही रहेगा वारिस, उसका एक तरीके से वो ही उसका ओनर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ना होकर के दो जने हुआ करते थे, मैन भी और विमेन भी। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक जो उनकी प्रॉपर्टी है वो दोनों की ही एक तरीके से कंट्रोल में थी। अब मेन की तो खुद की हुआ ही करती थी, विमेन का ये था कि विमेन जो है उनको अपने पिता की संपत्ति मिला करती थी। ठीक है, वो उसमें वारिस माना जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे बोली गई है बात कि यहाँ पे एक एंटिटी ना होकर के दो होती थी, और वाइफ जो है वो भी पूरी तरीके से लीगल इंडिपेंडेंस एंजॉय किया करती थी। समझ में आया या आगे का एक्सप्लेन करूं? और नो मैम बस यही समझ नहीं आया था। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी और को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, तो हमने स्टार्ट कर दिया था कंट्रोलिंग वर्कर्स, और किस तरीके से जो वहां पर स्लेव्स थे उनके साथ में अलग अलग उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा था, बिहेव किया जा रहा था। कुछ जो था उनको फ्री कर दिया गया था, और फिर वो अपने तरीके से बिजनेस चला रहे थे या अपने मास्टर के बिहाफ पे बिजनेस चला रहे थे। इस तरह की कंडीशंस भी आई थी। अब आगे पढ़ते हैं। द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। अब रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया इस चीज पर कि किस तरीके से लेबर जो है, मजदूर जो है, उनको मैनेज करना जरूरी है। कोलोमिला, a first century writer who came from the south of Spain, recommended that the landowners should keep a reserve stock of implements and tools, twice as many as they needed. अब इन्होंने जो ये राइटर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी के, उन्होंने ये साउथ ऑफ स्पेन से आए थे। इन्होंने रिकमेंड किया कि जितने भी जमींदार हैं उनको अपना जो स्टॉक है, ठीक है, टूल्स का या जो भी चीजों का वो काम कर रहे हैं, वो उनको दुगनी अमाउंट में रखना चाहिए, ट्वाइस रखना चाहिए। ठीक है, जितनी जरूरत है उससे डबल रखना चाहिए, सो दैट प्रोडक्शन कुड बी कॉन्टिन्यूस, जिससे कि उनका प्रोडक्शन जो है वो लगातार चलता रहे। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स, क्योंकि आने वाले समय में जब स्लेव लेबर जो है उनका जो लॉस है वो बढ़ेगा, तो जो कॉस्ट इन आइटम्स की वो भी एक्सीड करेगी। यानी कि जो चीजें स्लेव लेबर से कराई जा रही थी वो बेसिकली जब जो भी ये जैसे टूल्स हुए या कोई भी और चीज हुई, जो भी ये काम करवाते थे, तो उसका ये बोला गया था कि जब आगे जाकर के स्लेव्स बचेंगे नहीं काम करने के लिए, तो लोग बाग अपना ही इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारे आइटम्स की जो है वो कीमत और बढ़ेगी। ठीक है, there was a great presumption among employers that without supervision no work would ever get done, so supervision was paramount for both free workers and slaves. अब वहां पे ये जनरल बात बोली गई थी कि भाई एम्प्लॉयर्स के बीच में कि भाई बिना सुपरविजन के कोई भी काम करना मुश्किल है, बिना सुपरवाइजर के काम नहीं हो सकता। सुपरविजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट चीज है, और दोनों ही
फ्री वर्कर्स हो या स्लेव्स हो, दोनों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि उनको सुपरवाइजर दिया जाए, एज इन कि उनको सुपरवाइज किया जाए विच वर्क दे हैव टू डू एंड विच दे डोंट हैव टू डू। समझ में आया? इन लाइंस में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। To make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs or small teams. अब कई बार ये सुपरविजन को आसान बनाने के लिए जितने भी वर्कर्स वर्क करते थे उनको गैंग्स में ग्रुप कर दिया जाता था, यानी कि इकट्ठा कर दिया जाता था, या फिर छोटी छोटी टीम्स में बांट दिया जाता था। Columella recommended squads of 10, claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work groups of this size. अब ये जो राइटर थे उन्होंने सजेस्ट करा कि भाई 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, 10 लोगों का स्क्वाड बनाओ, जिससे पता पड़ जाएगा कि कौन एफर्ट लगा रहा है और कौन एफर्ट नहीं लगा रहा है इस साइज में। दिस शोज अ डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ये दिखाता है कि कैसे डिटेल चीजों को ध्यान से देखा गया है मैनेजमेंट जो है लेबर का, उसके हिसाब से। Pliny the Elder, the author of a very famous natural history, condemned the use of slave gangs as worst method of organizing production, mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet. अब क्या होता है, जो दूसरे राइटर हैं प्लिनी, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो एल्डर थे, ठीक है। उन्होंने अपनी फेमस नेचुरल हिस्ट्री के अंदर बोला है कि ये जो स्लेव गैंग्स है कि लोग, ये सबसे खराब मेथड है काम करवाने का, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करवाने का। क्यों? क्योंकि जितने भी गुलाम हैं उन लोगों को गैंग्स में बांट दिया जाता है और उनके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे? Or shall I call up your names? Okay. अब क्या था? All this looks draconian. अब ये जो चेन से बांध करके लोगों से काम करवाना जो है, इसको बोला गया है कि वो सब क्या दिखता है? ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या था? ड्रैकोनियन, harsh, so called because of an early 6th century BCE Greek lawmaker called Draco, who prescribed death as the penalty for most crimes. अब ड्रैकोनियन एज इन बोला गया है, इसको एडजेक्टिव की तरह बताया गया है यहाँ पे, कि पुराने जमाने में 6th सेंचुरी के अंदर एक ग्रीक लॉ मेकर, कानून बनाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था ड्रैको। ड्रैको नाम था उस व्यक्ति का। और वो क्या करता था, पेनल्टी अगर किसी पे लगानी होती थी या किसी को पनिशमेंट देना होता था तो वो सीधे डेथ जो है वो सजा सुना देता था। कोई और जुर्माना वगैरह कुछ नहीं, सीधे मौत की सजा सुना देता था। तो ये जो चीज है पैरों में बेड़ियां डलवा करके काम करवाना, इसको उसी से कंपेयर करते हुए ड्रैकोनियन बोला गया है। All this looks draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principles of labor control. ये सब चीजें जो है हमें याद रखनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के जमाने की जो फैक्ट्रीज है उनके अंदर भी कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल्स जो है लेबर कंट्रोल करने के लिए फॉलो अप होते हैं। Indeed, some industrial establishments in the empire enforced even tighter controls. और वास्तव में कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं जहां पे इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा कड़े कानून लगाए जाते हैं। The elder Pliny described conditions in the frankincense factories officinae of Alexandria, where he tells us no amount of supervision seemed to suffice. अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी एक चीज यूज करी है। फ्रैंकिनसेंस एक यूरोपियन नाम है, एरोमेटिक रेजिन और जो यूज की जाती है इंसेंस, अगरबत्ती या परफ्यूम्स बनाने के लिए, खुशबू। इट इज टैप्ड फ्रॉम बोसवेलिया ट्रीज बाय स्लैशिंग द बार्क एंड अलाउइंग एक्सक्यूटेड रेजिन्स टू हार्डन। अब ये बोसवेलिया ट्री से बनाई जाती है, उसकी छाल को निकाल करके रखा जाता है जब तक कि उसकी रेजिन्स जो है वो हार्ड नहीं हो जाए। सबसे अच्छी क्वालिटी की फ्रैंकिनसेंस जो है वो आती है अरेबियन पेनिनसुला से। तो यहाँ पे एल्डर प्लेनी जो है उन्होंने डिस्क्राइब करी है कंडीशन फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज की तरह, जो अलेक्जेंड्रिया था उनकी फैक्ट्रीज के लिए बोला है इसने, जहां पे वेयर ही टेल्स अस नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम टू सफिस, कि कितने भी अमाउंट का सुपरविजन जो है वो कम पड़ ही जाएगा।
A seal is put upon the workman's apron. They have to wear a mask or a net with a close mesh on their heads. एक सील जो है उनके काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके एप्रन पर लगा दी जाती थी, उनको एक मास्क पहनना पड़ता था, एक नेट पहननी पड़ती थी, चूज करनी पड़ती थी, अपने नेट अपने सर पे लगानी पड़ती थी बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रेमाइसेस, जब तक कि वो और ये तब तक पहनना पड़ता था जब तक कि वो उस जगह को छोड़ के नहीं जाए, मतलब एज इन उससे बाहर नहीं चले जाए फैक्ट्री से। दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स, और उनको बाकी सारे कपड़े जो है उतारने होते थे और ये सब चीजें पहन करके ही काम करना होता था। अब ऐसा क्यों किया जाता था, उसका कोई अज्यूम कर सकता है, कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो आप कि ऐसा क्यों करवाया जा रहा था? एनीवन वांट टू ट्राई? कि भाई कपड़े सारे उतरवा दिए हैं, सर पे पहना रखी है क्या कहते हैं चीजें, और मुंह पे मास्क पहना रखा है, सर पे नेट पहना रखी है और काम करना, और एप्रन पहना रखे हैं बस जिस पे सील लगी हुई है, बाकी सारे कपड़े उतरवा रखे हैं और फिर उस इंसेंस फैक्ट्री जो है उसमें काम करने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों था? अर्पित, आयुषी, भूमि, भूमिका और प्रिया कवर। मैम जिससे कि मतलब जो उनके कपड़े हैं वो गंदे ना हो बस। नो, एनीबॉडी एल्स? आप लोगों को ब्लैंक नहीं बैठना है, यू कैन ट्राई, कोई गलत भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा इसलिए कराया जाता था जिससे वो किसी चीज की चोरी नहीं करें। इतने ज्यादा कड़े कानून थे वहां पर कि गुंजाइश नहीं बचे, मौका नहीं मिले किसी भी तरह की चोरी का, इसलिए यहाँ पे ऐसा रूल था कि उनको कपड़े उतार के करना पड़ता था काम, सिर्फ एप्रन पहन के काम करते थे, एप्रन मास्क पहन करके। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज बताई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। Agricultural labor must have been fatiguing and disliked, for a famous edict of the early 3rd century refer to the Egyptian peasants deserting their villages in order not to engage in agricultural work। अब agricultural labor जो यानी खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति थे, उनके साथ में भी चीजें काफी खराब थी। अब उसका एग्जाम्पल इजिप्शियन पीजन से किया गया है कि वो अपने गांव जो है वो खाली छोड़ करके चले गए थे कि जिससे उनको एग्रीकल्चरल वर्क में इंगेज नहीं होना पड़े, यानी उसमें काम नहीं करना पड़े। ठीक है। The same was probably true of most factories and workshop। अब यही चीज जो है बाकी लोगों के लिए, बाकी फैक्ट्रीज के लिए भी सेम है। ठीक है, यही चीज जो है वो सच मानी गई है वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज के लिए कि बहुत थका देने वाला काम कराते थे ये लोग। A law of 398 refer to the workers being branded so they could be recognized if and when they run away and they try to hide। एक कानून बनाया गया था 398 के अंदर, उसमें ये बोला गया था वर्कर्स जो है उनकी ब्रांडिंग कर दी जाए, ठीक है, जिससे वो पहचाने जा सके, और अगर वो भाग भी जाए, छुपने की कोशिश करे, तो उनको ढूंढ के निकाला जा सके। Many private employers cast their agreements with workers in the form of debt contracts to be able to claim that their employees were in debt to them and thus ensure tighter control over them। कई सारी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स यानी कंपनी, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स यानी काम पे रखने वाले लोग जो थे, उन्होंने अपने वर्कर्स से अग्रीमेंट पे साइन करवा रखा था जिसको डेट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता था, कि ये उसमें ये बोला गया था कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, इनको इन्होंने हमसे उधार ले रखा है और वो इनको चुकाना है, इसीलिए हम इनके ऊपर टाइट कंट्रोल लगा रखा है और इनसे काम ले रहे हैं। An early 2nd century writer tells us thousands surrender themselves to work in servitude। कई सारी जो 2nd century रही है उसमें एक राइटर्स ने हमें बोला है कि कई हजारों लोग जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था काम सर्विट्यूड में, कि भाई अब जो है हम इस चीज को आगे नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो गुलामी की तरह कर पाएंगे। सर्विट्यूड एज इन की स्लेवरी ही वाली जो चीज होती है, सर्वडम जो होता है, उसी को बोलते हैं कि हम उसी इसमें कई सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया था कि अब हम वैसे ही काम करेंगे। ऑल्दो दे आर फ्री, भले ही वो फ्री हो।
In other words, a lot of poorer families went into debt bondage in order to survive. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कई सारे गरीब फैमिलीज जो थी उन्होंने इस डेट बॉन्डेज के अंदर अपने आप को एंगेज करना जरूरी समझा कि अगर सरवाइव करना है तो ये चीज माननी ही पड़ेगी. From one of the recently discovered letters of Augustine, we learn that their parents sometimes sold their children into servitude for a period of 25 years. अब जो recent study हुई है, एक लेटर मिले हैं अगस्तीन के, उसमें बताया गया है कि अक्सर कई बार पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इस सर्विट्यूड के अंदर झोंक दिया करते थे, बेच दिया करते थे करीब 25 साल के लिए. Augustine asked a lawyer friend of his whether his children could be liberated once the father died. ऑगस्टिन ने अपने एक वकील दोस्त से भी पूछा है कि क्या ये बच्चे आजाद हो जाएंगे जब इनके पिताजी जो है वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तब. अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोग एक डेट बॉन्डेज जो है वो साइन करते थे. तो अगर पेरेंट्स जिन्होंने साइन करके अपने बच्चे बेचे हैं 25 साल के लिए, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो उस बात की क्या वो रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी? जिसने साइन किया वही खत्म, अब बच्चे फ्री. क्या ये चीज हो सकती है? ये उन्होंने अपने दोस्त से पूछा था. अभी तक किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. Okay. Rural indebtedness was even more widespread. To take just one example, in the Great Jewish Revolt of 66, the revolutionary destroyed the moneylenders' bonds to win popular support. अब यहाँ पर यही जो बॉन्ड साइन करवाते थे ये, उसी हिसाब से रूरल इंडेक्टनेस यानी कि विलेज एरिया में जो कर्जा था वो वाली चीज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी. इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ज्यूइश रिवॉल्ट हुआ था 66 सीई के अंदर. तो वहां पे जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने जमींदारों के घर में जाकर के ये जितने भी बॉन्ड्स थे उनको नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उनको बाकी लोगों का सपोर्ट मिल सके. Rebellion in Judea against Roman domination, which was ruthlessly suppressed by the Romans in what is called the Jewish War. अब ये जो Jewish War है, Jewish Revolt जो हुआ है 66 CE में, उसके साइड में ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है. एक रेबेलियन थे जुडेई जो अगेंस्ट थे रोमन डोमिनेशन के, यानी रोम के लोग जो उन पर डोमिनेट कर रहे थे उसके अगेंस्ट थे, जिनको बाद में दबा दिया गया था, ब्रूटली क्रूअली दबा दिया गया था रोमन्स के द्वारा, और इसी चीज को नाम दिया गया था Jewish War. Again, we should be careful not to conclude that the bulk of labor was coerced in these ways. अब हमें वापस से ध्यान देना होगा इस चीज में कि बल्क में जो काम कराया जाता है वो खत्म नहीं हुआ था इस चीज में. ठीक है, ये रोमन्स जो काम करवा रहे थे, मजबूरी में जो काम करवा रहे थे वो ले रहे थे. ठीक है, वो एकदम प्रॉपर आप उस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते हो, एज इन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि सब लोग जो है मजबूरी में ही काम करा रहे थे. द लेट 5th century emperor Anastasius built the eastern frontier city of Dara in less than 3 weeks by attracting labor from all over the east by offering high wages. अब इसका एक बहुत ही अच्छा आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो चीज बोली गई है कि उनसे जबरदस्ती मजबूरी में काम नहीं कराया जा रहा था, उसका एग्जाम्पल ये है कि लेट 5th सेंचुरी के अंदर एनास्टेसियस करके जो एम्परर थे उन्होंने अपनी एक काम करवाया, ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी जो थी दारा की वो तैयार करवाई 3 हफ्तों के अंदर. और उन्होंने कैसे काम करवाया? जितने भी मजदूर थे उनको अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी जो है ऑफर करी, और उनसे 3 हफ्तों में काम लेकर के, मतलब अब पैसे अच्छे मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है आदमी काम करेगा ही, तो वो मजदूरों ने वहां पे अच्छे से काम किया और 3 हफ्तों में वो तैयार करवा लिया. तो कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग बाग जो है मजबूरी में ही काम कर रहे थे, कई बार उनको अच्छे सैलरी जो है वो भी ऑफर की जाती थी. From the papyri, we can even form some estimate of how widespread wage labor had become in parts of the Mediterranean by the 6th century, especially in the east. अब पेपरी के बारे में जो हमने पढ़ा था, पेपरस के ऊपर जो भी चीजें लिखी जाती थी उसके इजिप्ट के अंदर बेसिकली, उसमें हमें ये चीज उस समय की पता पड़ी थी कि उस समय में ये चीज वेज लेबर वाली जो चीज थी वो फैल चुकी थी, यानी कि पैसे देकर के काम लेने वाली चीज जो थी वो काफी ज्यादा फैल चुकी थी. मेडिटेरेनियन जो कॉन्टिनेंट है, जो उसके हिस्सों में जितनी भी कंट्रीज आ रही थी वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, और ये हुआ था 6th सेंचुरी के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट मेडिटेरेनियन में. समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो नो. ओके, अब है सोशल हायरार्कीज.
Let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structures of the empire. अब थोड़ा ये जो डिटेल्स है उसे थोड़ा पीछे हटेंगे और उस चीज को, जो समय का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर जो रहा है उस समय की एम्पायर का, उसके बारे में समझेंगे. Tacitus described the leading social groups of the early empire as follows. अब Tacitus जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नाम है ये, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो लीडिंग ग्रुप हुआ करते थे, सामाजिक ग्रुप हुआ करते थे अर्ली एम्पायर्स के, उनको बोला है सेनेटर्स, पेट्रीज, लिट फादर्स, लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्वेस्ट्रियन क्लास, द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, दोज attached to the great houses, the unkempt lower class, plebis sordida, who he tells us were addicted to the circus and theatrical displays, and finally the slaves. अब यहाँ पे इन्होंने तीनों ही कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर दिया है टेक्सस ने. तो इन्होंने बोला है कि जो लीडिंग सोशल ग्रुप हुआ करते थे अर्ली एम्पायर के, वो कहलाते थे सेनेटर्स, और उनकी लैंग्वेज में पट्रीज, लिट फादर्स. लीडिंग मेंबर्स थे ये इक्वेस्ट्रियन क्लास के. फिर थे दूसरे रिस्पेक्टेबल सेक्शन जो था लोगों का, ठीक है, वो था ग्रेट हाउसेस से जो जुड़े हुए थे वो. और फिर थे लोअर क्लास के लोग, प्लेबिस और देदा, ठीक है, जो बेसिकली वैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, सर्कस हुआ, थिएटर हुआ, उन सब चीजों में. फिर आते थे फाइनली स्लेव्स, यानी कि गुलाम. In early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1,000, approximately half of all the senators still came from Italian families. अब 3rd century के अंदर सेनेट नंबर जो थे वो करीब 1,000 थे, और आधे से ज्यादा जो थे वो इटालियन फैमिलीज को ही बिलोंग करते थे. By the late empire, which starts with the reign of Constantine I, in the early of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus, senators and the equites, had merged into a unified and expanded aristocracy, and at least half of all the families were of African and Eastern origin. अब लेट एम्पायर की बात की जा रही है, जब उन्होंने नए राजा आए थे, कॉन्टेस्टाइन 1 जो आए थे, उनका राइन शुरू हुआ, तो उसमें 4th सेंचुरी की बात है ये. तो दो ग्रुप जो थे, उन्होंने अपने साथ, जो सेनेटर्स थे और जो इक्विटीज थे, उन्होंने अपने आप को यूनिफाई यानी एकता के साथ में आए, वो एकता से मर्ज्ड हुए और अपने एरिस्टोक्रेसी जो थी, एलीट क्लास जो थी, डोमिनेटिंग क्लास जो थी, उसको एक्सपेंड करना शुरू करा, और उसके अंदर एटलीस्ट आधी से ज्यादा फैमिलीज जो थी वो अफ्रीकन या ईस्टर्न ओरिजिन की थी. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. अब ये जो इक्विटीज दे रखा है, ये बेसिकली नाइट्स और हॉर्समैन वाली जो होती है कैटेगरी, जो घोड़सवार और नाइट्स जो कहते सोल्जर्स होते हैं, थोड़े से ज्यादा अच्छे लेवल के सोल्जर्स होते हैं, उनको बोला जाता है, जो बेसिकली घोड़े पे सवार होकर के जाते हैं, उनके लिए था. ये उनकी क्लास थी, और ये और सेनेट जो है ये साथ में मिल गए थे. बट ट्रेडिशनली द सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और वेल्दी ग्रुप था. ओरिजिनली दे वर फैमिलीज whose property qualified them to serve in the cavalry, और ये वो फैमिलीज हुआ करती थी जिनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्वालिफाई किया जाता था कि भाई ये कैवलरी के अंदर सर्व कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे. कैवलरी बेसिकली वो सोल्जर्स होते हैं जो घोड़सवारी करते हैं और घोड़े पे ही जंग लड़ने जाते थे उस समय में. Hence, the name, like senators, most knights were landowners, but unlike senators, many of them were ship owners, traders, bankers, that is involved in the business activities. अब senators की तरह ही कई सारे knights जो थे वो जमींदार भी थे, लेकिन senators की तरह कई सारे जो थे वो ship owners भी थे, traders भी थे, bankers भी थे, और business activities में involved थे. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter on Monday. Until then, please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems on Monday. Stay fit, stay healthy. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am.